वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा करीब 2500 तक जा पहुंचा है। कोरोना से जनपद में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। चक्रपानपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में अब 100 से बढ़ाकर 300 की संख्या की जा रही है, जिसके लिए जरूरी संसाधन और स्टाफ की भर्ती कर ली गई है। सांस लेने में दिक्कत वाले गंभीर रोगियों के लिए 100 एंटीवायरल इंजेक्शन आ चुके हैं और 500 की डिमांड भेजी गई है। इस इंजेक्शन को लगाने से सांस की तकलीफ में तेजी से सुधार होता है। डीएम ने बताया कि जनपद में कोरोना से जो मौतें हुई हैं उसमें अधिकतर मामले में मरीज किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। अब गंभीर रोगियों का इलाज प्राइवेट के विशेषज्ञ चिकित्सक करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग की RT-PCR लैब स्थापित किए जाने की तैयारी तेजी से चल रही है। सितंबर से लैब शुरू हो जाएगी। डीएम ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए प्राइवेट अस्पतालों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से कराया जा रहा है। जो हॉस्पिटल नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। 2 हॉस्पिटलों को सीज भी किया गया है। डीएम ने बताया कि सोमवार से सभी तहसीलों पर अभियान चलाकर सोशल डिस्टेंसिंग का प्राइवेट अस्पतालों में पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे यहाँ पे देखा जाए तो एक हेल्बन हॉस्पिटल है जिसमें कि एसिम्प्टोमेटिक केस हमारे जाते हैं, और एक L2 हॉस्पिटल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसको मिनी PGI भी कहते हैं। 2 जगह हमारे बेड्स की व्यवस्था है। तो जो भी सिम्प्टोमेटिक केस हैं या फिर कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं या जिनको ऑक्सीजन और हाई सर्विलेंस की ज़रूरत है, उनको L2 हॉस्पिटल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। देखने में ये आ रहा है कि कुछ जो गंभीर लोग हैं, अभी तक जो भी केस हुई हैं उसमें किसी न किसी कोमॉर्बिडिटी के शिकार थे। तो अब एक व्यवस्था की जा रही है कि जिस अस्पताल से, प्राइवेट अस्पताल से कोई मरीज ट्रांसफ़र होता है कोविड पॉजिटिव आने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो उन अस्पताल की जिम्मेदारी होगी कि उसके जो मर्ज है, मान लीजिए किडनी का रोगी है तो वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, या फिर कार्डियक उसको प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजी के जो डॉक्टर हैं वो मेडिकल कॉलेज में जाके उनके उस मर्ज के इलाज के लिए वहाँ पे दवाई और उनका मॉनिटरिंग करेंगे। तो पेशेंट जाएगा, उस जाने के बाद उनको वहाँ पे डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज में बताएंगे क्या इनकी दवाई चल रही है और मेडिकेशन पूरा प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन दी जाएगी। और अगर कॉम्प्लिकेशन आता है तो भी उनकी जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पे जाके वो मरीज को देखें। टेस्टिंग लैब कब से शुरू होगा सर? कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन आई है? टेस्टिंग लैब हमारे जनपद में एक अच्छी सुविधा आने जा रही है। मेडिकल कॉलेज में RT-PCR लैब स्थापित हो रही है, जिसके फिजिकल पूरा काम हो चुका है, इक्विपमेंट भी आ चुका है, और जो मैन पावर चाहिए थी वो भी आइडेंटिफाई कर ली गई है, उनको भी चयनित कर लिया गया है। तो सितंबर से मोस्ट प्रॉब्ली हमारे वहाँ चालू हो जाएगी। तो एक बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी पूरे मंडल के लिए कि यहाँ पे आके टेस्टिंग हो जाए और तुरंत जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिल जाए। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, रेमडेसिविर एक इंजेक्शन होता है जो एंटीवायरल उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो गंभीर मरीज़ हैं उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें शासन से 100 प्राप्त हो गए हैं, तो उनका यूज़ किया जा रहा है रिवाइव करने के लिए पेशेंट्स को। और उसके अलावा 500 की और हमने डिमांड भेज दी है कि कोई कमी ना आए, और अगर कमी आती भी है तो लोकली भी उसको परचेज करने की व्यवस्था कर ली गई है। तो सारी मेडिसिन मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करा दी गई हैं। बाईपेप मशीन वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे 6 वर्किंग है। उसके अलावा 6 और का उन्होंने ऑर्डर प्लेस टेंडर करा हुआ है। और भी सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं पर्याप्त रूप से वहाँ पे उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये इशू आया था कि हमें बेड्स और बढ़ाने हैं। अभी 100 सैया वहाँ पे चालू था, उसको 300 सैया करना है, तो उसके लिए पैरामेडिकल स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो
तो उसके लिए भी वॉक इन इंटरव्यूज़ कर लिए गए हैं, उनका भी चयन कर लिया गया है। तो हम उसको ज़रूरत पड़ने पे इनफैक्ट कैपेसिटी हम अगले हफ्ते बढ़ाने की उसकी स्थिति में आ जाएंगे। नहीं है उसमें ये प्रावधान है कि फ्लू कॉर्नर और कोविड हेल्प डेस्क हर सरकारी अस्पताल में, हर जहाँ पे पब्लिक आती है, चाहे अस्पताल हो चाहे ऑफिसेज हो, वहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था है। खासतौर से प्राइवेट नर्सिंग होम में कोविड हेल्प डेस्क के साथ एक फ्लू कॉर्नर की व्यवस्था के निर्देश प्राप्त हुए थे। उसका कारण ये था कि कोई भी अगर संदिग्ध आता है तो उसको फ्लू कॉर्नर में आप शिफ्ट कर सकें, उनका टेस्टिंग करा के उनको अगर कोविड पॉजिटिव है तो आइसोलेट करके उनका इलाज करा सकें, जिससे कि संक्रमण उनकी वजह से ना फैले। तो कुछ नर्सिंग होम में शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये व्यवस्था लागू नहीं की गई है, तो उसमें मौके पे निरीक्षण किया गया था और एक दो उनको सील भी किया गया है। तो आईएमए के प्रेसिडेंट से वार्ता हमारी कल हुई है, उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि हम 3 दिन के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं हर क्लिनिक छोटे बड़े सब पे उपलब्ध कराएंगे और अगर उसके बाद भी कोई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो सब भी उससे राजी है और मंडे से एक अभियान चलाएंगे। समस्त एसडीएम्स अपनी अपनी टीम से सारे नर्सिंग होम्स चेक करेंगे। आगामी त्योहार मुहर्रम व गणेश चतुर्थी को जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए जहां शांति समिति की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं शुक्रवार के दिन पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में शहर कोतवाली से फ्लैग मार्च निकाला गया। एक कंपनी आरएफ के साथ ही कोतवाली पुलिस ने शहर कोतवाली से बड़ादेव चौक, तकिया, कोट, जमातुर रसाद मस्जिद, मुकेरीगंज, पहाड़पुर आदि स्थानों पर फ्लैग मार्च कर लोगों में शांति और सुरक्षा का संदेश दिया। आजमगढ़ के घाघरा नदी में आई बाढ़ के चलते जनपद की प्रभावित हुई तहसील सगड़ी क्षेत्र एवं बाढ़ प्रभावितों के सहायता किए जा रहे खोज, बचाव एवं राहत कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मीडिया कर्मियों को विस्तार से बताया कि बाढ़ से एक ग्राम में कटान हो रही है। जल भराव से कृषि प्रभावित 58 ग्राम एवं जल भराव से आबादी प्रभावित तथा कृषि प्रभावित 62 गांव हैं तथा 62 ऐसे गांव हैं जिनका बाढ़ से संपर्क मार्ग कट गया है। इस प्रकार कुल 183 बाढ़ प्रभावित ग्राम हैं जिसमें राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। बाढ़ से अब तक 63,686 जनसंख्या प्रभावित हुई है। जानकारी में बताया कि अब तक 12 ग्रामों के निवासियों को बाढ़ शरणागत कर लाया गया है। उन्होंने बताया कि 65 बाढ़ शरणालय की स्थापना की गई है जिसमें 7 स्थापित हैं। अब तक बाढ़ शरणालयों में रहने वालों की संख्या 514 है एवं बाढ़ से 776 पशु प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 60,266.55 हेक्टेयर है। प्रभावित कुल कृषि भूमि 6,920 हेक्टेयर है। कटान प्रभावित क्षेत्रफल 21.2 हेक्टेयर है। उन्होंने यह बताया कि बाढ़ से पूर्णतया क्षतिग्रस्त पक्के मकानों की संख्या 6, आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के मकानों की संख्या 2, आंशिक क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों की संख्या 1, क्षतिग्रस्त झोपड़ियों की संख्या 55 है। डीएम ने बताया कि अब तक 340 नावें लगाई गई हैं। जनपद में बाढ़ को देखते हुए 1 एनडीआरएफ की टीम लगाई गई तथा 2 पीएससी की फ्लड बटालियन लगाई गई है। 10 मेडिकल की टीमें लगाई गई हैं। इसी के साथ ही 10 पशु शिविर स्थापित किए गए हैं। अब तक 35,286 पशुओं का टीकाकरण हुआ है। उन पशुओं के लिए अब तक 433.70 कुंटल भूसा वितरित किया गया है एवं 11,000 परिवारों में 55,000 लीटर मिट्टी के तेल का वितरण किया गया है। आजमगढ़ में घाघरा नदी का जलस्तर जो बदरवा नाले गेट पे देखा जाता है 71.68 मीटर का इसका खतरे का जलस्तर है, जो कि अभी वर्तमान में 72.62 पे चल रहा है और ये जलस्तर अभी स्थिर स्थिति में है। इसकी वजह से करीब हमारे कुल 62 गांव हैं जिनका संपर्क मार्ग टूटा हुआ है, मरून हो गए हैं
और ऐसे 58 गाँव हैं जिनकी कृषि प्रभावित हुई है और बाकी 62 गांव और हैं जिनमें जलभराव से आबादी और कृषि दोनों किसी न किसी तरह से प्रभावित है। तो उन सबको टोटल देखा जाए तो प्रभावित जनसंख्या हमारी 63,686 है। राहत कार्य हमारा प्रॉपरली वहाँ पे चल रहा है, जिसके तहत ऑलरेडी हम 12,635 राहत पैकेट डिस्ट्रीब्यूट जनपद में किए जा चुके हैं और साथ में त्रिपाल 2,480 मीटर जो एकदम से विस्थापित होते हैं उनको लंच पैकेट की व्यवस्था की गई थी, 5,766 हम दे चुके हैं। इसके अलावा पशु हमारे जो विस्थापित हुए हैं 776 पशु विस्थापित हुए हैं जो कि बंधे पे या कहीं और जगह पे हैं, उनको चारे और भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है, जिसके तहत ऑलरेडी 433 क्विंटल भूसा वितरित किया जा चुका है और इसमें सीडीओ को पशु विभाग को पूरा निर्देश दिए गए कहीं भी किसी तरह के भूसे की और चारे की व्यवस्था में कमी ना आए। इसके अलावा हमारे 65 बाढ़ शरणालय ऑलरेडी चिन्हित हैं, जिसमें से जो 514 लोग शरणालय में गए हैं वो 7 में ऑलरेडी उनकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो क्षेत्रफल कुल कृषि क्षेत्रफल की बात करें तो 7,266 हेक्टेयर हमारा प्रभावित हुआ है, जिसका नज़र रखी गई है और जैसे ही बाढ़ का पानी घटेगा उनमें सर्वे करके फसल नुकसान के उसमें क्षति का आकलन कर आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। लगातार मेडिकल एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, एक प्लेटून हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है और 2 प्लेटून पीएससी फ्लड की टीम हमारे पास है, जो कि वहाँ पे रेस्क्यू और बाकी चीज़ों के लिए रखी गई है। जहाँ तक मेडिकल की बात है, मेडिकल में ऑलरेडी हम लोग 1,30,000 क्लोरीन की टैबलेट्स प्रभावित क्षेत्र में बांट चुके हैं। ORS पैकेट्स क्योंकि डायरिया की समस्या ना हो इसलिए 7,243 ORS पैकेट बांट चुके हैं और व्यवस्था हमारी ये की गई है, नाव में बैठ के हम लोग मेडिकल टीम को हर गांव में भेज रहे हैं और उसमें उसके साथ DPRO की स्वच्छता की टीम भी जाती है और वहीं पे कैंप लगा के उनके इलाज कर रही है। जहाँ और एक चीज़ और ध्यान में आती है कि सर्प जो स्नेक बाइट है उसके केसेस भी आते हैं, उसके लिए वहाँ 3 हमारे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे हमारे अस्पताल है CSC है, वहाँ पर्याप्त एंटीवेनम टीका उपलब्ध करा दिया गया है और उनको बोला गया 24 घंटे आप उपलब्ध रहेंगे और कोई भी केस आता है तो उसको तुरंत ही टेकअप करेंगे। तो व्यवस्था वहाँ पे पूरी कर दी गई है, सप्लाईज की कोई कमी नहीं है, चाहे मेडिसिन हो चाहे राहत सामग्री हो, उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। थाना रौनापार के गांव सहसपुरा निवासिनी छात्रा व पार्ट टाइम ऑर्केस्ट्रा जॉब करने वाली तृप्ति विश्वकर्मा की एक मनबट दबंग लड़की के द्वारा उत्पीड़ित किए जाने से उसकी पढ़ाई, करियर व इज्जत सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। इस सिरफिरे आशिक मिजाज युवक ने परिवार को पूरी तरह से आतंकित कर रखा है। पिछले 10 महीनों से वह लगातार तृप्ति को परेशान व उसके साथ छेड़खानी में लगा हुआ है। इस बीच एक बार उसने तृप्ति के अपहरण का भी असफल प्रयास किया। स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कदम न उठाए जाने से चिंतित तृप्ति व उसके परिजनों ने शुक्रवार को पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंप मनबड़ युवक की गिरफ्तारी की मांग की। मैं छपिया में गई थी प्रोग्राम करने तिलक का, तो वहाँ पे मेरा फोटो खींचा और जो भी है बहुत छेड़खानी किया मेरे साथ। उसका नाम राहुल राय है जो खैरा का है। तो कैसे भी करके मेरा नंबर मांगा किसी से, तो मेरे पे फ़ोन किया तो इतना हैरान कर दिया मुझे फ़ोन से कि मुझे सिम बदलनी पड़ी। मैं दूसरी सिम ली और जब मैं सिम बदल दी तो सोचा कि अब सिम बदल दी है तो मुझे डायरेक्ट हमला कर रहा है। तो मैं छपिया में 1,000 रुपये अपने खर्चा बर्चा के लिए निकालने गई थी। तो मेरे नाना भी थे मेरे साथ में, तो 10 कदम पीछे थे और मैं 10 कदम आगे। तो इनको देखा, इनके पास गाड़ी रोककर और मेरे पास लाया। मारुति थी उसके पास और ब्लैक शीशा था, और जब ब्लैक शीशा था नीचे कर रहा है शीशा, तो मैं देखी उसको पहचानी, तुरंत मैं पीछे हो गई। और जब मैं पीछे हो गई तो आगे पीछे गाड़ी कर रहा है कि कहीं जा ना पाए और मैं उसको खींच लूँ, तो अपना गेट खोल बार बार मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और गाली भी दे रहा था, बहुत छेड़खानी कर रहा था। तो मैं वहाँ से कैसे भी जान बचा के अपनी गैस एजेंसी पे भागे। वहाँ पे देसी शराब की दुकान है, उसको मुर्दैया बाग बोला जाता है।
वहीं पे गैस एजेंसी है, तो वहाँ पे कुछ लोग थे, 10-8 लोग थे, किसी की हिम्मत नहीं की बचाने की। तो मैं कैसे भी करके वहाँ से भागी। तब तक मेरे नाना आ गए, पूछे क्या हुआ, तो मैं बताई ऐसे ऐसे है, राहुल राय मुझे परेशान कर रहा है। हौसला बुलंद मनबड़ की कारस्तानी व पुलिस की उदासीनता से त्रस्त व अनहोनी से डरे पूरे परिवार ने बच्ची की सुरक्षा की पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो और आगे जो कर रहा है ऐसा न करे, क्योंकि ये घर से बाहर कैसे निकलेगी, कैसे अपना पढ़ाई लिखाई करेगी और कैसे समाज में जिएगी या जब ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरे बेटी की 14 साल की उम्र है और उसका 40 साल का उम्र है। आखिर क्यों? वो राय है, विश्वकर्मा है, ऐसा क्या रिलेशन है उसका जो वो परेशान करता है। मैं नवंबर से उसको समझा रही हूँ, उसको शिकायत उसके पास भिजवा रही हूँ कि तुम सुधर जाओ। इसके वजह से मैं इसका सिम बदल दी। सिम बदलने के कारण वो कहीं कांक भर मार्केट में इसको हमला करता है, कहीं कोचिंग में जाकर हमला करता है, कहीं लाइब्रेरी पर हमला करता है, मतलब इसको बाहर निकलने देता ही नहीं है। लास्ट में इसको मारुति में मेरे पिताजी आ रहे थे पीछे और उसके आगे ये थी और मारुति से खोल करके फाटक और एक कदम आगे बढ़ कर लपक कर खींचना चाहा। तब तक इसको मौका मिला, ये भाग निकली रोते हुए। और उसके भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे जो उसकी गिरफ्तारी हो और मुझे इंसाफ मिले। राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के प्रदेश अध्यक्ष व छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को जनपद में थे। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित यूथ कांग्रेस की बैठक को उन्होंने संबोधित करते हुए युवा साथियों में जहां ऊर्जा का संचार किया तो वहीं उनमें चुनौतियों से लड़ने का जोश भी भरा। इस दौरान राजीव गांधी की जयंती के क्रम में आयोजित हो रही ऑनलाइन सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जिले से 16 से 22 उम्र वर्ग के बच्चों को बड़ी संख्या में प्रतिभाग कराए जाने की कार्य योजना को उन्होंने अंतिम रूप दिया। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता 6 सितंबर को ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जिले से प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को क्रमशः लैपटॉप, टैबलेट व स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। NSUI छात्र संगठन राजीव गांधी जी की प्रतियोगिता को लेकर के और साथ ही साथ संगठन की आपसी बातचीत पर संगठन की बैठक को लेकर के हम प्रदेश के दौरे पर हैं और आज का दौरा हमारा जिला आजमगढ़ का रहा है। आजमगढ़ के जो हमारे तमाम नौजवान साथी हैं, जो हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, जो हमारे यहाँ पर DAV PG कॉलेज है, जो हमारे यहाँ सिबली PG कॉलेज है, जो भी हमारे छात्र संघ के साथी हैं, वह सभी साथीगण हम लोग मिल करके यहाँ पर एक बैठक की गई और साथ ही साथ राजीव गांधी जी की जन्मतिथि के समय पर हम सभी यहाँ पर राजीव गांधी जी को लेकर के सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी साथ ही साथ जो उसके फ्रंटल संगठन है मिल करके कराने जा रहे हैं और साथ ही साथ यह जो प्रतियोगिता है यह पूरे ज़िले में होगी और पूरे ज़िले में जो भी साथीगण प्रथम स्थान पाता है, द्वितीय स्थान पाता है, तृतीय स्थान पाता है और साथ ही साथ टॉप 50 में आता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय को लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे और साथ ही साथ आकर्षक उपहार अंडर 50 आने वाले और उनको सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के हम सभी पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं और साथ ही साथ हम सोच रहे हैं कि इस कोरोना महामारी में, इस लॉकडाउन में यह जो प्रतियोगिता है वह ऑनलाइन है, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़े। 16 से 22 साल के जो हमारे युवक हैं, नवयुवक हैं, वह इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं और साथ ही साथ जो इसकी परीक्षा है की तिथि है वह 6 सितंबर को निर्धारित की गई है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने किसानों की समस्या उठाते हुए जहां जिलाधिकारी के माध्यम से अपना ज्ञापन राज्यपाल को प्रेषित किया तो वहीं 5 सूत्री मांगों के जरिए अन्य दाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए भी आवाज़ उठाई। ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने आपदा काल में सरकार पर किसानों की कमर तोड़ने का आरोप लगाते हुए यूरिया की कालाबाजारी रोके जाने, किसानों को तत्काल भरपूर मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। हम लोग किसानों की समस्या जो आज इस आर्थिक तंगी में किसान ही जमीन का कर्णधार बना हुआ है, अगर किसान नहीं होता तो शायद इस देश का डामाडोल स्थिति दिखाई पड़ती। आज देश में किसानों के हाल चाल कोई नहीं लेता, उनके विषय में कोई सोचता नहीं। जब भी किसानों के लिए गन्ना का दाम बढ़ाने की मांग होती है, किसानों के क्रय विक्रय की समस्या के निदान की बात होती है, ये सरकारें बिल्कुल अपना कंधा फेर लेती हैं। जबकि किसान सबका पेट भरता है, सबका परवरिशगर है,
किसान अगर न हो तो शायद यह देश अपने जगह पे दिखाई नहीं पड़ता। इस नाते मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरी सरकारें कभी भी किसानों की कोई हालचाल नहीं लेती, न इनके विषय में पूछता है कोई। अगर आपको देखना हो, सच्चाई जानना है, तो आप मेरे इस अल्फाज पे विशेष रूप से सुने कि कोई नहीं मनाता खैर उसकी जान की, मुट्ठी में जिसके बंद जान सारे जहान की, अफलास मुसीबत में जीवन बिता रहा है, गांव में जाके देखिए सूरत किसान की। ये जो ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से उप राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं, उसमें खादों के समस्याओं को लेकर उर्वरक नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रही है, आज ज़रूरत है धान के लिए यूरिया की ज़रूरत है, इसी को लेकर के हम ज्ञापन देने जा रहे हैं।